हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल तुम लोगों को मैं पढ़ाई थी भाषा। 2 क्लास में भाषा का टॉपिक समाप्त हुआ है। अब भाषा जो है उसको तो हम बोलते हैं, उसके लिए किसी भी चिन्हों की आवश्यकता है, लेकिन भाषा लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। चिन्हों का अर्थात हमारे वो अक्षर होते हैं, वो अक्षर चाहिए जिसके द्वारा हम भाषा को अच्छे से लिख पाएंगे। तो उसी अक्षर को लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो भाषा के बाद हमें लिपि की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिपि सभी भाषा की जो है कुछ अलग अलग हो जाती है। ये भी बात सही है, जो एक लिपि कई भाषा की भी होती है, लेकिन हर भाषा की एक ही लिपि हो ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो अब हम लोग आज क्या करेंगे? लिपि के बारे में जानकारी लेंगे। लिपि है क्या? लिपि हम कहते किसे हैं? तो जैसे कि हम लिखे भी हैं लिपि की परिभाषा, आप लोग चाहिएगा तो ये सारे बोर्ड पर जो हम लिखे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। नहीं नोट कर पाइएगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप लोग रख सकते हैं। तो भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो जिन चिन्हों का निश्चित किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो लिपि कहला रहा है। ठीक है, तो लिपि। अब लिपि और भाषा में अंतर है क्या? तो ये भी जानना जरूरी है कि लिपि और भाषा में अंतर है क्या। तो भाषा जो है वो हम मौखिक रूप से बोलते जब हैं तो कुछ भी बोल लेते हैं, उसमें थोड़ा गलत सही कुछ भी हो जाता है। लेकिन लिपि जब चाहिए क्या? लिखित रूप के लिए निश्चित रूप से। अगर हमारे पास लिपि नहीं है तो हम भाषा को लिख नहीं सकते हैं। और उसमें जब लिपि हम जान जाते हैं तो व्याकरण का वहाँ बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और इतनी बड़ी भूमिका होती है व्याकरण का, जो व्याकरण का ज्ञान जब हमें नहीं होगा तो हम सही ढंग से क्या करेंगे? भाषा को नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। बोलने में तो हम बोल ही लेते हैं ऐसे वैसे, जो नहीं भी जानता है, जो ज्ञानी नहीं भी है, पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी बोलता है, वो भी अपनी मन की भाव को व्यक्त करता है, लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। तो अब हम लोग जान पाएंगे लिपि। तो लिपि और भाषा में अंतर ये है जो उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों को जो व्यक्त करते हैं, हम लोग व्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे का समझते हैं, वो क्या है? भाषा है। उच्चारित अर्थात बोलकर, उच्चारण कर कर। ठीक है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार को व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। ठीक है, लिखित। अब बार बार मैं बता रही हूँ, जो लिखित के लिए हमें क्या करना होगा? वर्ण की जानकारी लेनी पड़ेगी। और वो वर्ण जो है, जब मैं लिपि पढ़ा देती हूँ तो लिपि के बाद आगे वर्ण ही पढ़ना है हम लोगों को। तो अब वर्ण के संकेतों की सहायता हमें लेनी पड़ती है, तब जाकर के हम क्या करते हैं? उसको लिख पाते हैं। अब रह गया जो भाषा कैसा है, किस प्रकार है। तो भाषा को हम लोग भाषा शब्द होता है। शब्द होने का अर्थ है शब्द। शब्द का अर्थ होता है सुनना। ठीक है, तो भाषा को हम सुन पाते हैं। जैसे भी साधारण रूप से तुम ले लो, मेरा ही उदाहरण, मैं जो बोल रही हूँ वो तो सुन रहे हो, तो वो शब्द हो गया। और जो मैं बोर्ड पर लिखी हूँ वो क्या है? दृश्य है, अर्थात तुम देखते हो और उसी चीज को सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो दोनों रूप यहाँ पर आ गया। तो ये लिखने का ढंग जो है, इसके लिए हमें क्या है? बहुत सारी, देख रहे हो, सारे वर्णों का हम इस्तेमाल कर करके शब्द बनाए हैं, फिर वाक्य बन करके फिर यहाँ हम लिखे हैं। तो इसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ रहा है? वो वर्णों का प्रयोग करना पड़ रहा है। और वही वर्ण हमारा जो होता है वही लिपि का रूप कहलाता है। ठीक, तो वो वर्णों का प्रयोग कर रहा है। तो ये देखना तुम्हारा दृश्य कहला रहा है और सुनना तुम्हारा श्रव्य कहला रहा है। जैसे कि फिल्म ही तुम लोग देखते हो तो वो क्या है? कैसा उपकरण है? वो दृश्य और शब्द दोनों करते हैं वो, क्योंकि हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इस ऐसे चीज अधिक से अधिक हमारे मानसिक विकास में उपयोगी होता है, जिसे हम देखते हैं और सुनते हैं और समझ में भी हमें अधिक आता है। जैसे कि पुस्तक में लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ रहता है, तो पुस्तक तो हम मार्केट से खरीद लेते हैं, बाजार से लेकर के आते हैं पुस्तक, लेकिन जब तक उसको शिक्षकों के द्वारा या कोई अच्छे से तुम्हें समझाता नहीं है बोलकर, तब तक उसको तुम सही ढंग से समझ नहीं पाते हो। पुस्तक पर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है लेकिन समझ नहीं पाते हो, तो वो क्या होगा? एक तरह का दृश्य हो गया पुस्तक, और हम जो समझाते हैं या कोई भी शिक्षक समझाते हैं वो एक आपका श्रव्य हो गया। तो भाषा अधिकतर क्या हो जाता है? श्रव्य यानी सुनने का रूप है। फिर लिखते हैं वो दृश्य कहलाता है। लिपि, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी है हिंदी भाषा की लिपि। तो देवनागरी हिंदी भाषा की ही लिपि नहीं है। ऐसे देवनागरी जो है
तीन चार भाषाएं की हमारी लिपि है। मराठी की भी लिपि हमारी देवनागरी है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी ही है, आपका नेपाली भाषा जो है बाद में पड़ेगा उसका भी लिपि क्या है, देवनागरी ही है। तो अब प्रश्न आता है यहाँ पर देवनागरी है क्या। ऐसे बहुत सारे बच्चों से पूछ दिया जाता है या बड़ों से भी पूछा जाता है देवनागरी क्या है, तो वो साधारण रूप से बोलते हैं क्या, देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। नहीं, देवनागरी है तो वो क्या है, हम यहाँ लिखे भी है। देवनागरी जो है वो अ से लेकर के स्र तक जो हम 52 लेटर पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, तुम लोग बचपन में अ पढ़ते हो, वो 52 अक्षर जो हम लोग पढ़ते हैं वही मुख्य रूप से देवनागरी कहलाता है। ये नहीं जो कोई तुमसे पूछे देवनागरी क्या है तो सिर्फ सिंपल में बोल दोगे क्या, जो देवनागरी हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। नहीं, देवनागरी का अर्थ है हमारे वर्ण, हमारे जो भाषा लिखने के लिए हमने जो वर्णों का संकेत लिया है, चिन्हों का प्रयोग किया है, वही क्या कहलाता है, देवनागरी कहलाता है। जैसे हिंदी की देवनागरी है तो अ से स्र तक है तो 52 अक्षर हो गए, लेकिन अंग्रेजी तुम उसी समय लिखते हो तो उसी अ को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ए से जेड तक, तो ये क्या है, रोमन हो गया जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो इसमें 26 में ही हम पूरी भाषा लिख लेते, 26 लेटर में ही अंग्रेजी भाषा पूरा लिख लेते हैं, लेकिन हम हिंदी में क्या है, उसी 52 अक्षरों का प्रयोग करके जो भी हमारे मन में विचार है उस सब को हम लिख पाते हैं, मात्राओं का प्रयोग करके हम लिख पाते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, देवनागरी कहलाएगा जो हमारी भाषा की लिपि है। अब आप अच्छे ढंग से लिपि के बारे में कोई पूछे तो लिपि अगर हमारी हिंदी भाषा का कोई पूछ रहा है तो हम देवनागरी कहेंगे, लेकिन अगर हमसे कोई प्रश्न करे देवनागरी क्या है, ऐसा प्रश्न बहुत सारे बड़े लोगों के एग्जाम में भी पूछ दिया गया और वो घबरा करके बोल देते हैं देवनागरी हमारी लिपि है। देवनागरी क्या है, तो वो हमारी वर्णमाला है जो अ से लेकर के स्र तक, जिसमें हम 52 अक्षर पढ़ते हैं और उसी के द्वारा पूरी भाषा को हम लिखते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली है, तो अब ये भी बात सही है, जिस लिपि के बारे में हम जान रहे हैं वो कहाँ से आया, उसका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे आगे बढ़ा है, तो ब्राह्मी लिपि जो कि संस्कृत के समय से ही है और वो ब्राह्मी लिपि से हमारी क्या हुई है, सभी लिपियां निकली है। जैसे कि 22 भाषा हम कल आपको पढ़ाए थे, तो 22 भाषा की लिपि एक नहीं हो सकती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लिपियां हैं। जैसे देवनागरी 4-5 भाषा की लिपि है, लेकिन और भी भाषा जो है जैसे कि कन्नड़ हुआ, तेलुगु हुआ, ये सब भाषा की लिपि अपनी अलग है। तो ये सभी लिपियां जो निकली है वो किससे निकली है, ब्राह्मी लिपि से, अर्थात तो देवनागरी हो या कोई और भी लिपि हो, उसका उत्पत्ति जो हुआ है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि के दो भेद हैं, उसका दो भाग बट गया है, उत्तरी और दक्षिणी। जैसे उत्तरी और दक्षिणी, तो हमारे ये उत्तरी दक्षिणी कैसे रखा गया है तो बता देते हैं। ये उत्तरी दक्षिणी हमारी क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से रखा गया है। दक्षिण तरफ की जितनी भी भाषा थी वो दक्षिणी ब्राह्मी कहलाई, जो वो कहाँ से निकली है, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से निकली है ना। और उत्तरी तरफ में, उत्तरी और पश्चिमी तरफ तो कुल मिलाकर के भाषा थी वो सब उत्तरी ब्राह्मी लिपि का है। अब आ गया आपका उत्तरी ब्राह्मी लिपि का है, तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि, अब यहाँ हम लोग आते हैं। उत्तरी ब्राह्मी लिपि की फिर दो शाखा बनी। उत्तरी ब्राह्मी लिपि आप लोग एकदम डिक्टेट कीजिएगा, जो सभी भाषा कहाँ से लिपियां निकली है तो वो है हमारी ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि के कितने रूप हुए हैं, तो वो दो रूप हुए हैं, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि जो है उसके फिर दो भाग बने, नागरी और शारदा, ठीक है, नागरी लिपि और शारदा लिपि। तो हम लोगों की लिपि है क्या, देवनागरी। तो इसमें देव कैसे लगा वो भी मैं बता दूंगी। तो नागरी और शारदा, तो चूंकि शारदा लिपि का फिर 4 भाग आया, गुरुमुखी जो आपकी पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी, कल भी मैं लिखी थी। कश्मीरी भाषा है जिसकी लिपि भी कश्मीरी ही कहलाती है, दूसरे नाम से नहीं। अब जो है लहंगा, ये पंजाबी भाषा में, पंजाबी भाषा जो है उसके द्वारा लहंगा लिपि और भी कुछ पंजाबी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनका भी जो बोलियां हैं, भाषा है, उसमें भी लहंगा लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब है टाकरी लिपि। टाकरी लिपि ये जो है आपको कल कुछ पहाड़ी भाषा के बारे में बताए थे, उनकी लिपियों के में ये प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका शारदा लिपि से कितना है, ये 4 लिपियां अलग बनी है, गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंगा और टाकरी। अब आ गया, तो सबसे पहले हमें डिक्टेट करना है
उत्तरी ब्राह्मी की 2 शाखा नागरी और शारदा। तो शारदा से 4 शाखाएं अलग है लिपियां, और जो फिर नागरी है। और नागरी जो है, तो नागरी लिपि से क्या क्या बना है जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो नागरी लिपि उसकी 2 शाखा बनी, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। पूर्वी शाखा फिर वैसे ही क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ही रखा गया है। तो देखिए आप, नागरी से पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। तो पश्चिमी शाखा में देवनागरी, ठीक है, जिसमें 4-5 भाषा आ ही जाती है देवनागरी में, वो हो गया। और राजस्थानी, जो राजस्थानी भाषा राजस्थान में बोली जाती है, वो भी एक लिपि थी और उसके अंतर्गत उसको लिखा गया है। गुजराती भाषा के बारे में कल भी हम आप लोगों को बताए हैं, वो उसकी लिपि वही है, परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी परिवर्तन है, नाम में बहुत परिवर्तन है, उसका कोई परिवर्तन नहीं। अब रह गया कैथी। अब आप कहिएगा मैम ये कैथी तो हम आज तक सुने नहीं है। नहीं, कैथी लिपि जो है ये पहले प्राचीन में, बहुत पहले, प्राचीन क्या, इससे मान लीजिए 100 वर्ष पहले जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कैथी लिपि का। आप लोग ये जितने भी दस्तावेज होते हैं, पहले पुराने दस्तावेज हैं जिसमें खेती बाड़ी का दिया जाता है, वो सब अधिक से अधिक कैथी भाषा में ही लिखी जाती थी। कैथी भाषा में ये भी देवनागरी से ही जुड़ा हुआ है, ये लिपि भी देवनागरी से बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि उसमें लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं रॉ ही लिखी हूँ, तो यहाँ पर रॉ री लिखी हूँ तो ऐसे हो गया। अब वो कैथी में जो रॉ लिखा जाता है वो सिर्फ ऐसे और ऐसे आ जाता है। अब समझिए, जो ये बहुत सारे लोग समझने वाले नहीं, उसको गोल घुमा कर लिखा जाता है, तो वो नहीं समझ पाते थे। धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से नागरी लिपि में आ गया है। अभी भी बहुत सारे दस्तावेज हैं कैथी में जिसको समझने के लिए दिक्कत होता है, तो जो पुराने लोग हैं वो समझ जाते हैं। अब है पूर्वी शाखा। तो पूर्वी शाखा से बांग्ला, जो बंगाल में हम लोग क्या बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला की लिपि जो है वो बांग्ला ही है, यानी बंगाली। असमी उड़िया, असम में जो हम लोग कल आपको बताए थे असमी भाषा बोली जाती है, उसकी लिपि की नाम में वही है असमी। और उड़िया जो उड़ीसा में बोला जाता है, उसकी भी लिपि वैसे ही है। तो ये पूर्वी शाखा में, और इतने को रखा गया क्या, पश्चिमी शाखा में, ये नागरी लिपि का। तो अब आप कहिएगा हम लोग तो यहाँ नागरी पढ़ रहे हैं, या देवनागरी कैसे आया। तो नागरी लिपि का जब इस तरह से विकास हो गया, पूर्ण रूप से वो अपने वर्णों में आ गया, उससे भाषा लिखने का जब प्रयोग किया गया, तो क्या हुआ, पंजाब वाले जो थे वो कहते थे नहीं ये हमारे ब्राह्मणों का लिपि है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, देव जोड़ करके ब्राह्मणी लिपि कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, नागरी लिपि जब तैयार किया गया, तो संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है ही, शुरू से ही हम लोग संस्कृत ही बोले जानते थे। तो सबसे पहले ये देवों की वाणी संस्कृत को लिखा गया इसी लिपि में, नागरी लिपि में। तो इसके कारण उसमें देव जोड़ दिया गया, संस्कृत को लिखने के कारण। ये देवों की वाणी है और वो क्या है, पहले लिखा गया तो देवनागरी में जोड़ दिया गया। तो इसी के कारण अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। तो अब आपको कहीं भी इस लिपि में कहीं कोई परेशानी नहीं आई होगी। जो आपको दिक्कत अगर लगे तो आपको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैं यहाँ नहीं समझी हूँ, तो आपको फिर से मैं समझा सकती हूँ। तो नागरी लिपि कैसे हुआ बना, सो भी आप समझ गए। उसकी कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा, वो भी समझ गए। पश्चिमी और पूर्वी शाखा में कितनी सारी लिपियाँ अलग अलग हैं, वो भी समझ गए। उसके बाद जो है नागरी लिपि या सभी लिपियाँ निकली है कहाँ से, वो भी आपको समझ में आ गया, वो है ब्राह्मी लिपि से निकली है। सभी भाषा की लिपि आप एक नहीं लिख दीजिएगा, देवनागरी, सभी भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, आप लोगों को बताया ही है, कश्मीरी, लहंगा, टाकरी, ये सब जो है अलग अलग सभी भाषा की लिपियाँ हैं। अब ये आपको हम लिपि समझाए हैं। लिपि का और भी बहुत सारे बाकी है टॉपिक जो मैं समझाऊंगी आपको, जो लिपि में हमारे हिंदी भाषा की लिपि में क्या क्या गुण है और क्या क्या अवगुण है, हमें ये भी जानना जरूरी है। तो वो गुण और अवगुण जो मैं समझाऊंगी वो अगली क्लास में मैं आपको अब समझाऊंगी। इसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, जिसके द्वारा हमें ये बहुत अच्छा लगता है, हमें ये बोलने में आसानी होती है। और कुछ अवगुण भी है जिससे हमें कुछ शब्दों को उच्चारित करने में कठिनाई होती है, कुछ शब्दों को लिखने में भी हमें कठिनाई होती है, समझने में कठिनाई होती है। सबसे बड़ा अवगुण हमारे हिंदी में है वो कंठ
को कीबोर्ड पर जो प्रयोग किया जाता है उसमें हमें हिंदी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अब धीरे धीरे जो क्या है वो भी सुधार होते जा रहा है सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो वो भी हमारा सुधार हो जाएगा। तो वो एक ही अवगुण सबसे अधिक इसमें है, और बाकी जो है गुण अवगुण क्या है वो मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगी।